एक बहुत मशहूर कहावत है, तकनीक एक बेहतरीन सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक। और आज की हमारी बातचीत इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे सामने द हिंदू का एक बहुत ही शानदार लेख है जो डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों की बात करता है। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो मतलब मस्ट रीड है ही, पर हर उस इंसान के लिए भी जरूरी है जो अपना फोन इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे डिजिटल संविधानवाद की, और इसकी शुरुआत एक ताज़ा घटना से करते हैं। हाल ही में सरकार ने एक आदेश दिया था कि सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में, पर फिर वो खबर दब गई। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही ये आदेश वापस ले लिया गया। अच्छा, सिर्फ 48 घंटों में? क्यों? क्योंकि लोग डर गए थे। गंभीर चिंताएं थी कि ये ऐप हमारा कौन सा डेटा लेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, हमारी सहमति कहाँ है, क्या इससे हम पर नजर रखी जाएगी। इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था। तो आज हम इसी बहाने इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएंगे। ये डिजिटल संविधानवाद का जो भारी भरकम सा शब्द है, इसका असली मतलब क्या है, और इस एआई और एल्गोरिदम के दौर में ये हमारे लिए मतलब एक आम नागरिक के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है। देखिए, इसका मूल सिद्धांत काफी सरल है। हमारे संविधान ने हमें कुछ बुनियादी अधिकार और मूल्य दिए हैं। आजादी, बराबरी, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक, यानी गरिमा। डिजिटल संविधानवाद का मतलब है इन्हीं मूल्यों और अधिकारों को डिजिटल दुनिया में भी लागू करना। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक डिजिटल अवतार, ऐसा कुछ। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और आज इन मूल्यों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक अदृश्य शासन चल रहा है। अदृश्य शासन? हाँ, ये शासन डेटा कलेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरानी तकनीकों से होता है, जैसे हमारा बायोमेट्रिक डेटाबेस या वो एल्गोरिदम जो ये तक बताने का दावा करते हैं कि भविष्य में कौन अपराध कर सकता है। एक मिनट, जब आप अदृश्य शासन कहते हैं तो ये सुनने में बहुत बड़ा और डरावना लगता है। क्या हम यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों की बात कर रहे हैं, या इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है? कोई ऐसा उदाहरण जो सीधे सीधे एक आम नागरिक की जिंदगी पर असर डालता हो? इसका असर हर जगह है और बहुत बहुत गहरा है। बैंक में केवाईसी वेरिफिकेशन से लेकर किसी गरीब परिवार को सरकारी राशन मिलने तक। अच्छा। एक नौजवान की नौकरी के एप्लीकेशन से लेकर हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स तक, सब कुछ अब ऑटोमेटिक सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो भी इसी अदृश्य शासन का हिस्सा है। तो मतलब ये हुआ कि बैंगलोर में बैठा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोड लिख रहा है, उसका असर किसी दूर दराज के गांव में एक परिवार को राशन मिलेगा या नहीं, इस पर पड़ सकता है। और उस परिवार को पता भी नहीं कि फैसला कौन ले रहा है। ठीक यही बात है। असली समस्या यही है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी पूरी जानकारी या असली सहमति के बिना काम करती है। इससे सारी ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में आ जाती है। वो लोग जो ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, सरकारी एजेंसियां और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। और नतीजा ये कि हम और आप जो एक लोकतंत्र के सक्रिय नागरिक होने चाहिए, वो सिर्फ निष्क्रिय डेटा सब्जेक्ट बनकर रह जाते हैं। हमारा डेटा ही हमारी पहचान बन जाता है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख में जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब 1984 का जिक्र है, और ये कहा गया है कि आज की निगरानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब जॉर्ज ऑरवेल ने जो सोचा था, हम उससे भी आगे निकल गए। ये कैसे मुमकिन है? उनकी दुनिया में तो हर तरफ कैमरे थे, हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं दिखता। ये दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑरवेल का बिग ब्रदर सामने से देख रहा था। वो निगरानी दिखती थी, महसूस होती थी। आज की निगरानी शांत है, छुपी हुई है और 24 घंटे चलती है। कैसे? यह आपके फोन के मेटा डेटा से होती है। आपकी लोकेशन ट्रैक करती है, आपके चेहरे को पहचानती है और आपके ऑनलाइन व्यवहार का पूरा मॉडल तैयार कर लेती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, अगला कदम क्या उठा सकते हैं। ये अदृश्य है, इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार को ये जानने की जरूरत नहीं कि मैंने फोन पर क्या बात की, बस ये जानना काफी है कि मैंने किसे, कब, कहां से और कितनी देर फोन किया, और यही जानकारी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, इसी से पूरा पैटर्न समझ आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा खतरा मनोवैज्ञानिक है, जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये डर कि कोई हमें देख रहा है और इस डर के वजह से हम बोलना ही बंद कर दें, हम खुद ही अपने मुंह पर ताला लगा लें, यही है चिलिंग इफेक्ट। आपने एकदम सही समझा। जब लोगों को लगता है कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो वे सरकार की आलोचना करने से, अपनी राय रखने से या किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से डरने लगते हैं। वो सेल्फ सेंसरशिप करने लगते हैं। हाँ,
और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है। तो इस मामले में हमारा कानूनी सिस्टम कहाँ खड़ा है? क्या हमारे पास इससे निपटने के लिए कानून नहीं है? कानून है, लेकिन उनमें बड़ी बड़ी खामियां हैं। देखिए, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में निजता यानी प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना था, जो एक ऐतिहासिक कदम था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल। उसके बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट भी आया। हाँ, तो फिर समस्या क्या है? कानून तो है हमारे पास। समस्या उस कानून के अंदर है। ये कानून सरकार और उसकी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था जैसे मामलों में बहुत ज्यादा छूट देता है। अच्छा। और इन शब्दों की कोई साफ परिभाषा नहीं है, तो इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सरकार तो यही कहेंगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। क्या ये एक वाजिब तर्क नहीं है कि नागरिकों की थोड़ी बहुत निजता के बदले अगर देश सुरक्षित रहता है तो ये एक सही सौदा है? ये है कि इस कानून में कोई मजबूत आजाद संस्था नहीं है जो सरकार के कामों पर नजर रख सके। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं है। अगर सरकार आपकी जासूसी करना चाहे तो उसे किसी जज से पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके डेटा का गलत इस्तेमाल होता है तो आपके पास शिकायत करने के रास्ते बहुत कमजोर हैं। तो असल में ये कानून सरकारी सहूलियत को नागरिक की आजादी और इज्जत से ऊपर रखता है, और ये हमारे संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है। ये कानूनी ढांचे की कमजोरी तो समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या इससे भी गहरी है। आज तो हमारी जिंदगी का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो डेटा में ना बदल गया हो। क्या इसी को डेटाफिकेशन कहते हैं? हाँ, और ये बहुत तेजी से हुआ है। बैंक देख रहे हैं कि हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं, बीमा कंपनियां हमारी सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड रखती हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सही बात है। इससे कुशलता यानी एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन हमारी अपनी जानकारी पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। और सहमति तो एक मजाक बनकर रह गई है ना? हम सब बिना पढ़े ही आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल। वो सहमति अब एक असली सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्राइवेसी का हनन अब सिर्फ डेटा लीक की घटनाओं तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? यह धीरे धीरे हमारी पहचान और हमारे फैसले लेने की आजादी पर हमारा कंट्रोल छीन रहा है। इसी से जुड़ा एक सवाल है। मैं एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा इस्तेमाल करती हूँ, चेहरा दिखाकर एंट्री मिल जाती है, बहुत सुविधाजनक है। लेकिन लेख इस पर भी सवाल उठाता है, इस सुविधा की छिपी हुई कीमत क्या है? यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों ने बैन लगा दिया है। बैन लगा दिया है? क्यों? वजह, यह तकनीक अक्सर नस्लीय भेदभाव करती है, और गलत पहचान के कई मामले सामने आए हैं जहां बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मतलब टेक्नोलॉजी भी भेदभाव कर सकती है? वो तो न्यूट्रल होनी चाहिए। नहीं, वो न्यूट्रल नहीं होती। कई स्टडीज बताती हैं कि ये तकनीक अश्वेत लोगों, महिलाओं और दूसरी माइनॉरिटीज को पहचानने में ज्यादा गलतियां करती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसे जिस डेटा पर ट्रेन किया गया है वही भेदभावपूर्ण था। भारत में डिजी यात्रा का डेटा तो सरकार के पास भी नहीं है, एक प्राइवेट संस्था उसे मैनेज कर रही है। ओहो। तो संचार साथी की तरह ही इसका मकसद भले ही सुविधा देना हो, पर असल में ये बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभाव का एक टूल बन सकता है। और एल्गोरिथम का क्या, जिन्हें अक्सर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ये क्या बला है? एल्गोरिथम अब हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसले ले रहे हैं। किसे सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, पुलिस को किस इलाके में ज्यादा गश्त लगानी चाहिए, सोशल मीडिया पर किसकी पोस्ट डिलीट होगी, और किसे बैंक से लोन मिलेगा। इन्हें ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके फैसले लेने का तरीका किसी को नहीं पता, ये पारदर्शी नहीं है। तो ये ब्लैक बॉक्स कुछ ऐसा हुआ कि मैंने परीक्षा में एक जवाब लिखा और टीचर ने मुझे फेल कर दिया। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा बस कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी और मैं उसे सुधारूं कैसे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और अब सोचिए कि ये टीचर आपकी नौकरी, आपका लोन या आपके राशन कार्ड का फैसला कर रहा है। ये तो बहुत डरावना है। इसके असली परिणाम हम देख रहे हैं। कई लायक परिवार सिर्फ किसी तकनीकी गड़बड़ी या एल्गोरिथम की गलती की वजह से सरकारी योजनाओं से बाहर हो गए हैं। कई एक्टिविस्ट और पत्रकारों की आवाज को सोशल मीडिया पर दबा दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी चुपचाप हमारे संवैधानिक सिद्धांतों जैसे बराबरी और न्याय का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, तो जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि हमारे कानून पुराने पड़ चुके हैं जो एक फिजिकल दुनिया के लिए बने थे, जबकि असली ताकत अब इन डिजिटल सिस्टम्स के हाथ में है जिन पर कोई लगाम नहीं है। लेख इसे संवैधानिक विरोधाभास कहता है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, ये एक संवैधानिक विरोधाभास ही है। डिजिटल सिस्टम हमारी जिंदगी को वैसे ही कंट्रोल कर रहे हैं जैसे सरकारी संस्थाएं करती हैं, लेकिन उन पर संविधान का अनुशासन लागू नहीं होता। इससे निकलने के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। जैसे कि
पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें संस्थागत सुरक्षा चाहिए। एक आजाद डिजिटल अधिकार आयोग बनाना होगा। मतलब जैसे मानवाधिकार के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वैसे ही डिजिटल अधिकारों के लिए कमीशन? ठीक वैसा ही, जो इन मामलों की जांच कर सके, सरकार और कंपनियों से सवाल पूछ सके और जवाबदेही तय कर सके। ठीक है, और दूसरा? दूसरा कदम है निगरानी के कानूनों में सुधार। निगरानी को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के बेहद गंभीर मामलों तक ही सीमित करना होगा, और वो भी जरूरत और अनुपात, मतलब नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसका मतलब पुलिस को मेरा फोन ट्रैक करने के लिए भी जज से वारंट लेना पड़ेगा, जैसे मेरे घर की तलाशी लेने के लिए लेना पड़ता है। बिल्कुल, न्यायिक वारंट और संसदीय निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। और एआई का क्या करें? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है एआई का रेगुलेशन। जोखिम भरे एआई सिस्टम का नियमित ऑडिट और बायस टेस्टिंग होनी चाहिए। यानी जो कंपनी भर्ती के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है, उसे ये साबित करना होगा कि उसका एआई महिलाओं या किसी खास समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं कर रहा है। एकदम सही। और नागरिकों को ऑटोमेटिक फैसलों पर स्पष्टीकरण का अधिकार और अपील का अधिकार मिलना ही चाहिए। और चौथा कदम? और चौथा और शायद सबसे जरूरी कदम है डिजिटल साक्षरता। और इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर या फोन चलाना सीखना नहीं है, बल्कि उसे सवाल करना सीखना है। बिल्कुल, हमें डिजिटल साक्षरता को एक संवैधानिक ताकत के तौर पर देखना होगा। लोगों को ये सिखाना होगा कि वे इन डिजिटल पावर स्ट्रक्चर्स की आलोचना कर सकें, उन्हें चुनौती दे सकें, क्योंकि बिना जानकारी और जागरूकता के अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जैसे जैसे सरकार और समाज डेटा पर चल रहे हैं, हमें ये पक्का करना होगा कि आज़ादी, बराबरी और निजता जैसे हमारे बुनियादी संवैधानिक मूल्य इस डिजिटल बदलाव की नींव बने। ऐसा ना हो कि वो इस बदलाव की भेंट चढ़ जाए। डिजिटल संविधानवाद सिर्फ कुछ कानून बदलने का नाम नहीं है। ये एल्गोरिदम के इस युग में लोकतंत्र को बचाने का एक मिशन है। ये इस बात का वादा है कि तकनीक हमेशा इंसान की सेवक बनी रहे, उसकी खामोश तानाशाही मालिक नहीं। आज की इस जबरदस्त चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक मेंस के जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत ज़रूरी है, और बाकी सभी के लिए ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही गहरी बातचीत चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इस शो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब हमारी डिजिटल पहचान यानी हमारी ऑनलाइन प्रोफाइल हमारी असली पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो क्या एक डिजिटल नागरिक के अधिकार एक असल नागरिक के अधिकारों से अलग होने चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा।